जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, जो कि फरवरी के अंदर आने वाली है और इसके एग्ज़ाम जो है अप्रैल के अंदर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमने अभी तक 15 मॉडल पेपर कर लिए। अगर अब तक आपने उनको नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं। और दोस्तों आज हम जो है 16वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। दोस्तों हमारी वीडियोज़ के अंदर 2 भाग होते हैं, जिसके अंदर जीके और विज्ञान के भाग होते हैं, जिसके अंदर जीके के अंदर 15 क्वेश्चन और साइंस के अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 30 में से आपको जो है 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन कर देते हो यानी आपकी तैयारी जो है 1 नंबर चल रही है। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन्हीं से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन लेकर के आते हैं। दोस्तों आपका बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मिखाइल कालशनिकोव किसके मशहूर खोजकर्ता थे? खालिस्तान या किसके मशहूर खोजकर्ता थे? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ए अणुबम, बी इंसास राइफल, सी क्लस्टर बम और डी AK-47। दोस्तों ये 47 मिस हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। AK-47 जो गन आती है उसके जो है ये क्या करते थे, एक खोजकर्ता थे। कौन थे? मिखाइल कालशनिकोव। ठीक है, तो ये किसके खोजकर्ता थे? AK-47 के खोजकर्ता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने BCC का मतलब क्या होता है भाई? BCC का मतलब क्या होता है? BCC का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों ये जो है न्यूज़ चैनल है एक, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था भाई? जो टीपू सुल्तान है वह कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए दे रखा है हैदराबाद, बी मैसूर, सी दिल्ली और डी बीजापुर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एशियाई खेलों को जो है 1958 के अंदर शामिल किया गया था। और एशियाई खेल कब शुरू हुए थे? ये हुए थे 1950 के अंदर और ये न्यू दिल्ली के अंदर सबसे पहले हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एशियाई खेलों की बात हो रही है, ओलंपिक खेल अलग है और एशियाई खेल अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हॉकी को कब शामिल किया गया था? 1998 में। और ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब ऐड किया गया था? 1900 के अंदर। ठीक है, और 1896 के अंदर ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि केलवा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है कौन से राज्य के अंदर? केलवा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों कौन से राज्य के अंदर है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ए पंजाब, बी असम, सी गुजरात और डी राजस्थान। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के अंदर जो है केलवा देवी राष्ट्रीय पार्क या केलवा देवी नेशनल पार्क जो है स्थित है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई के सन 1913 में भारत की पहली फिल्म बनी थी। ठीक है, सन 1913 के अंदर भारत की पहली फिल्म बनी थी, उसके द्वारा बनाई थी। वो जो फिल्म बनी थी वो किसके द्वारा बनी गई थी? वो बनाई गई थी दादा साहब फाल्के के रूप में। और ये फिल्म के क्षेत्र के अंदर जो अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के, ये सबसे उच्च माना जाता है। और इनके द्वारा ही जो है भारत की पहली फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम हरिश्चंद्र था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है मेरे भाई कि चार मीनार कहाँ है भाई? जो चार मीनार है वो कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4 और पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर है? तो ए हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर। तो आपको जैसे पता होगा कि हैदराबाद के अंदर जो है चार मीनार स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारे सामने दे रखा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1950 के अंदर जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 2015 के अंदर योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की जो है स्थापना कर दी गई थी। इसकी डेट है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग लागू कर दिया गया था और योजना आयोग को हटा दिया गया था या बंद कर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 के अंदर। और इसे खारिज कब कर दिया गया था? इसे खारिज कर दिया गया 2015 को और इसको हटा करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति यानी जो कि संविधान बनाने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
सम्मेलन या फिर जो है संविधान का पिता या संविधान का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि वह देश जहां से भूमध्य तथा मकर रेखा दोनों ही गुजरती है, तो वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों साथ साथ में गुजरती है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुआ था और ये हुआ था 1930 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास जी है और रामायण के जो है वाल्मीकि है। लेकिन हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी है और रामायण से अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन है? वाल्मीकि है। रामायण का कौन है? वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और अगला ही हमसे पूछ रहा है कि चीन की राजधानी कहाँ पर है? भाई चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया की जकार्ता है, बांग्लादेश की ढाका है और वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की है शायद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। ये सिक्किम के अंदर जो है स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नाथुला दर्रे की बात हो रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि भाई मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? जो मेघदूत पुस्तक थी उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने कालिदास, वेद व्यास जी, श्री तुलसीदास जी और री रैदास दास जी। तो मैं बता देता हूँ, मेघदूत पुस्तक के रचयिता ए कालिदास आपका राइट हो जाएगा। कालिदास जी ने जो है मेघदूत पुस्तक की जो है रचना करी थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपने जो है यहाँ पर पूरे 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जीके के। जीके में आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर अपन आगे चलते हैं। साइंस के 15 क्वेश्चनों पर बात होने वाली है। पहला साइंस का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है मेरे भाई के, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने Fe, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी CaCO3। दोस्तों यौगिक का अर्थ होता है एक या एक से अधिक कण आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी आपको 2 कण देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ H2 और SO4 है, यहाँ पर Ca और CO है, यहाँ पर Fe अकेला है, Fe यानी आयरन होता है। तो दोस्तों ये कोई भी यौगिक नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इसी तरीके का लेवल जो है एग्जाम के अंदर आता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप जो है इन्हें उतारते हुए चलिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि वायु प्रदूषण किससे होता है? जो वायु का प्रदूषण होता है या फिर एयर पोल्यूशन होता है वह किससे होता है? ऑप्शन ए दे रखा है CO2, SO2, सी धुआं और या डी सभी। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इन सभी से जो है वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि भाई जीव विज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है अरस्तु, बी थियोसोफिस्ट, सी लीनियस और डी जॉन मेंडल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अरस्तु जी जो हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के पिता या फिर जनक का माने जाते हैं, या ये है जनक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं मेरे भाई कि लीवर, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, सी डायाफ्राम और सी डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नेफ्रॉन जो है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने आ चुका है, अंगूर या फिर रस में पाए जाने वाला मुख्य शुगर। अंगूर का जो जूस होता है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन सा शुगर या फिर क्या बोलते हैं उसे, चीनी पाई जाती है या कौन सा मिठास पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेक्टोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अंगूर के रस के अंदर जो है ग्लूकोज रस जो है या ग्लूकोज शुगर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? भाई विटामिन बी दे रखा है, सी दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है और डी से रिकेट्स होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर सी एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि की जोड़ी
संख्या क्या होगी, लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या क्या होगी, लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या क्या होगी। तो भाई लार ग्रंथि जो होती है उसमें कितनी जोड़ी होती है हमारे शरीर के अंदर, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 3 जोड़ियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज के अंदर जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 6 संख्या कार्बन होती है या 6 कार्बन ग्लूकोज के अंदर होते हैं। C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन के कण C6H12 और O6, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 6 कण, कार्बन के 6 कण और हाइड्रोजन के 12 कण होते हैं। यानी हमसे पूछा है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कण कितने होते हैं, तो 6 कण होते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, ठीक है। तो ये आज आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि हवा क्या है, या हवा होती है भारहीन होती है, भार युक्त होती है, या फिर दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हवा के अंदर भार होता है यानी कि वो भार युक्त होती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने अमीबा है। अमीबा क्या है भाई, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका है, मल्टी सेलुलर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक कोशिका जीव कौन है, अमीबा है। एक कोशिका या यूनिसेलुलर जीव है अमीबा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि टीवी में रिमोट में कौन सी तरंगे होती है। जो टीवी का रिमोट होता है वो कौन सी किरणें निकालता है जिससे कि जो है कंट्रोल होता है। तो इंफ्रारेड जो किरणें होती है वो टीवी के रिमोट से निकलती है और टीवी कंट्रोल में होती है, या जिससे अपन चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, निम्न में से कौन से कण की ऊर्जा न्यूनतम होती है। इनमें से कौन से कण की ऊर्जा न्यूनतम होती है, आपके सामने अल्फा, बीटा, गामा और ये सभी, यानी ये तीनों जो चारों आपके सामने ऑप्शन दे रखे, ये सभी जो है इसका आंसर हो सकता है। लेकिन जो अल्फा कण होता है इसकी जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है। तो आपका ऑप्शन जो है ए एकदम राइट हो जाएगा। और अधिकतम पूछे तो किसकी होती है, गामा की होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है कि भाई हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है 3 होती है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है या फिर किससे प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही जो प्रवाहित होती है। प्रवाहित का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह के अंदर फैलना या एक जगह से दूसरी जगह के अंदर फ्लो करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसके अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है, अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है। अर्थराइटिस रोग जो है जोड़ों से संबंधित है। जोड़ों की बीमारी को ही अर्थराइटिस रोग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भाई 30 में से आपका क्या स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आपके कितने राइट रहे वो भी बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों मैं आपके साथ ऐसे जुड़ा रहूंगा जब तक भर्ती नहीं आ जाती। शानदार एक से एक प्रश्न आपके साथ लेकर के आता रहूंगा। और 1 से 2 महीने के बाद में जो अपने मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जैसा ही अपना ऊपर वाला स्टूडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। मिलूंगा कल शाम